नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु स्वरूप नेशन न्यूज़ के लिए। कहते हैं बुद्धिमत्ता और सज्जनता का मिश्रण किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है और ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण आज हमारे साथ हैं यशवंत सिन्हा, जिनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और इन्होंने एक प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ भारत के राजनयिक की भूमिका, भारत के राजनेता की भूमिका, कई भूमिकाओं के साथ इन्होंने भारत के दशा और दिशा का वर्णन भी साहित्यिक माध्यमों से किया। हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने यह देखा है कि कई तरह से राजनीतिक परिदृश्य आपके जीवन काल में घटित होते रहे। आपको क्या लगता है कि इन कारणों को आपने या कारणों से आप कितने हद तक प्रभावित हुए और क्या व्यवस्था राजनीतिक होनी चाहिए थी जो नहीं हुई? देखिए, हम तो राजनीति को पिछले लगभग 60 वर्षों से बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। पहले एक आईएएस पदाधिकारी के रूप में और बाद में स्वयं राजनीति में आ गए तो और भी नज़दीक से देखने का मौका मिला। बिहार में जब मैं था तो उस समय मैं कर्पूरी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था। उसके बाद रामसुंदर दास जी बने यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके कार्यकाल में भी मैं उनका प्रधान सचिव रहा। तो जब नौकरी में रहा तो बिल्कुल राजनीति से परे अपने को रखा है, राजनीतिज्ञों के साथ भी रहा तब भी राजनीति से परे अपने को रखा। एक बार एक ऐसा मौका आया था जब कर्पूरी जी को हमने कुछ राजनीतिक बात बताई, एक घटना घटने के बाद मशवरा दिया, तो उन्होंने कहा कि जसवंत वो पहले क्यों नहीं बताया इसको। तो हमने कहा क्योंकि ये मेरा काम नहीं था कि मैं ये मशवरा, राजनीतिक मशवरा आपको दूं। सरकारी कामकाज के बारे में मैं आपका प्रधान सचिव हूं तो मैं बताऊंगा। मैं ऐसी ये दृष्टांत दे रहा हूं कि उस समय राजनीति से बिल्कुल दूर रहा और जब राजनीति में मैंने प्रवेश किया तो पूरी तरह से पीछे जितने रास्ते थे सब बंद करके मैं राजनीति में आया ताकि मुझे दोबारा लौटना नहीं पड़े। और उसी प्रकार 2014 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मैंने तय किया कि मैं चुनावी राजनीति से अपने को अलग कर लूँगा। 2018 में हमने तय किया कि मैं दलगत राजनीति से अपने को अलग कर लूँगा। तो फिर एक सवाल लोग पूछते हैं हमसे कि फिर आप दोबारा राजनीति में क्यों आए? आपकी इजाज़त हो तो इसका भी उत्तर मैं दे दूँ। मैं दोबारा बिहार की राजनीति में इसलिए आया हूँ, एक तो ये है कि हम बिहारी हैं, यहीं पटना शहर में मेरा जन्म हुआ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई, यहीं शिक्षक की नौकरी की। उसके बाद जब आईएएस में आया तो इसी बिहार काडर में मैं आईएएस ऑफिसर के रूप में था। फिर मैं हज़ारीबाग से, चूँकि लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ना शुरू किया 1998 से, 2000 में हज़ारीबाग झारखंड के में चला गया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चली गई, तो हम भी एक तरह से झारखंड चले गए। हाल के दिनों में क्या हुआ, हाल के महीनों में ये घटना घटी कि मैंने अपने को एक बिहारी होने के नाते अपमानित महसूस किया। बिहारी होने के नाते दंश तो मैंने झेला जिंदगी में, लेकिन उसको बराबर मैंने एक चुनौती के रूप में लिया कि मैं जो वो हमारे बारे में ताना कस रहा है, ताने दे रहा है, उसको हम बता देंगे कि हम उससे बेहतर हैं। तो बराबर चुनौती के रूप में लिया और करके दिखाया भी। मैं बिहार से पहला व्यक्ति हूं जो देश का वित्त मंत्री बना। हमारे पहले देश का वित्त मंत्री कोई बिहारी नहीं बना था, क्योंकि लोग मानते थे कि वित्त एक ऐसा जटिल विषय है जो केवल दूसरे प्रदेशों के लोग ही संभाल सकते हैं, किसी बिहारी के बूते की बाहर की बात है। तो मुझे अवसर मिला, मैं वित्त मंत्री बना। हमारे बाद अभी तक कोई दूसरा नहीं बना है। तो हर जगह हमने कोशिश की कि मैं ये साबित करूं कि मैं बिहारी हूं, लेकिन आपसे बेहतर हूं। लेकिन इस बार अपमानित महसूस इसलिए किया क्योंकि
आप ही लोगों ने दिखाया है कि कितने सारे मजदूर किस हालात में अपने घरों में बिहार लौटने को मजबूर हैं। और उससे भी गुस्सा आया अपमान के साथ साथ जब हमने पाया कि यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय रास्ते में रुकावट बन के खड़े हैं उन मजदूरों के लौटने में। उन्होंने ना ट्रेन की व्यवस्था की, ना उन्होंने बसेस की व्यवस्था की, जहाँ वो भूखे मर रहे थे वहाँ ना भोजन की व्यवस्था की, और एक तरह से कह दिया कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम बाहर रहो। तो जितने बिहारी थे या गैर बिहारी भी थे वो लोग हमसे सवाल पूछने लगे कि भाई बिहार की ये दुर्दशा क्यों। जो बिहारी विदेशों में रहते हैं जिनको मैं जानता हूँ वो वहाँ से फ़ोन करके हमको पूछने लगे कि बिहार की दुर्दशा क्यों। तो मैंने कुछ तहकीकात करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि बिहार की तो भयंकर स्थिति है। हर माने में बिहार जो है वो देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। और सबसे आश्चर्य उस समय हुआ जब मैंने पाया कि बिहार से 40 लाख लोग, भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग यहाँ से बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो करोड़ों की संख्या में बिहारी बाहर काम करते हैं। लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया तो उनकी नौकरी चली गई, रोज़ी रोटी चली गई, तो इसलिए बिहार वापस आए। यहाँ आए तो यहाँ न उनको भोजन मिला, न उनको रोज़गार मिला, और फिर वापस जाने के लिए मजबूर हैं। तो मैंने महसूस किया कि एक बिहारी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बिहार को बेहतर बनाने की दिशा में, बिहार को बदलने की दिशा में कुछ प्रयास करूं। तो वही प्रयास करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी, एक बात और भी है कि एक बड़ी आर्थिक मंदी के आहट की सूचना भी है। मजदूरों के पलायन के साथ कई प्रश्न भी खड़े हो गए। ऐसे में एक खुले मन से आप मोदी सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे और नीतीश सरकार को भी क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये परिस्थिति किन कारणों से पैदा हुई, उसे क्या करना चाहिए था? क्योंकि आपने आर्थिक विश्लेषण भी किया है, आपने आर्थिक आधार पे बहुत कुछ लिखा है, कहा है, सरकार को संभाला है। तो इन परिस्थितियों में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खुले मन से आप क्या सलाह देंगे, तो कुछ उस पर। देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आर्थिक सुस्ती है या मंदी है, ये कोरोना के चलते नहीं है। भारत में आर्थिक मंदी 2 साल पहले शुरू हो गई थी, और हमारे जैसे लोगों ने बार बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया इस ओर कि आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार को ये उपाय करने चाहिए। लेकिन सरकार, ऐसा लगा कि सरकार को किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, सरकार स्वयं सब कुछ जानती है, और एक के बाद एक वो गलत कदम उठाती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि आर्थिक मंदी और गहरी होती चली गई। इसी बीच में कोरोना आया, कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन आने के बाद एक दफ़ा नोटबंदी हुआ था हमारे देश में। हमने कहा कि उस समय नोटबंदी हुआ था, अब लोग बंदी हो गया कि लोगों को बंद कर दिया। अभी भी पटना में हम लोग बैठे हैं, लॉकडाउन है। तो लोकबंदी ने, लॉकडाउन ने भारत की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही चौपट कर दिया। अब इधर उधर जो खबरें छपती हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। 12 से 15 करोड़ मजदूर देश भर में रोजी रोटी खो चुके हैं। मजदूरों की बात छोड़ दीजिए, गरीबों की बात छोड़ दीजिए, आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, आश्चर्य होता है जब उस क्लास के लोग कभी कभी फ़ोन करके कहते हैं कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए, हम लोग भी भूखे हैं। इज्जत बचाने के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। ये स्थिति आज समाज की हो गई है। लेकिन आपने कहा क्या मशवरा देना चाहेंगे खुले मन से, बहुत मशवरा दिया, किसी पर भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने अमल नहीं किया। ये दोनों सरकारें सारे मशवरे से परे हैं, और इसलिए खुले मन से या बंद मन से इनको मशवरा देना
केवल शब्दों की बर्बादी है। जिस भाजपा में ज्वाइन करने के समय आडवाणी जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम दिवाली गिफ्ट हैं भाजपा के लिए। जो अटल जी की भाजपा थी, जो आडवाणी जी की भाजपा थी, वो भाजपा आज नहीं है। वो भाजपा कहीं विलुप्त हो गई। और अब जो भाजपा है वो उस भाजपा से बहुत दूर जा चुका। उस समय जिस भाजपा को हमने ज्वाइन किया था उसमें प्रजातंत्र था, आपस में बातचीत करके फैसले होते थे। उन फैसला लेने वाली जमातों में मैं भी बैठता था। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा भी दृश्य देखा है, जब आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात नहीं चली, सर्वमान्य नेता थे अटल जी, उनकी बात नहीं चली, और फैसला जो उनका स्टैंड था उसके विपरीत हुआ। क्यों? क्योंकि सबकी राय से फैसला होता था। अब किसी की राय से फैसला नहीं होता है, शायद एक या दो व्यक्ति की राय से फैसला होता है। एक या दो व्यक्ति की राय से सरकार चलती है, और पार्टी में जो आंतरिक प्रजातंत्र था वो समाप्त हो चुका है। तो क्या इन्हीं परिस्थितियों से थर्ड फ्रंट का जन्म होना चाहिए? नहीं, थर्ड फ्रंट का जन्म इसलिए होना चाहिए कि इस समय बिहार बहुत क्या कहेंगे, बौखलाया हुआ है और बहुत कष्ट झेल रहा है। बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश में है, और अगर नया विकल्प आता है, मैंने कहा है कई बार आपके जैसे पत्रकारों से कि वो तीसरा मोर्चा है कि दूसरा है कि पहला है, ये आप लोग तय कीजिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कहूँगा कि एक नया विकल्प बिहार में हम लोग देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं और ये विकल्प क्या करेगा? विकल्प ये करेगा कि हम सबसे पहले एक अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। अभी जो अपराध की स्थिति है आप जानते हैं, आंकड़े मेरे पास हाथ में ये सब रखे हुए हैं, लेकिन जानबूझ के मैं आंकड़ों में आपको नहीं उलझाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता हूँ अपने साथियों के साथ मिलकर। बिहार में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तीसरा, मैं शोषण मुक्त बिहार बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में आज के दिन भी बहुत शोषण है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण। उसके बाद ये 3 बिंदु हुए, इनके अलावा 3 और बिंदु हैं। 3 बिंदु जो हैं वो ये हैं कि हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक बिहारी यूथ को, नौजवान को बाहर रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़े, रोजगार यहीं बिहार की धरती पर उसको उपलब्ध हो। वो स्वेच्छा से जाना चाहता है, जो आ सकता है, लेकिन मजबूरी में उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, एक ऐसा बिहार जिसमें शिक्षा के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर कोटा में देखिए, कितने बिहारी स्टूडेंट्स वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं। लाखों रुपया बिहार का वहाँ जाके कोचिंग में खर्च हो रहा है। तो ऐसा बिहार जहाँ पर कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि स्वयं यहीं से पढ़कर आप दुनिया के किसी विश्वविद्यालय, किसी नौकरी के लिए आप प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। और तीसरा, कि चिकित्सा के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप वेलोर जाइए, आप मुंबई जाइए, आप एम्स दिल्ली जाइए, वहाँ पाइएगा कि सबसे बड़ी तादाद में कोई अगर इलाज के लिए आया हुआ है तो बिहार के लोग गए हुए हैं। क्यों यहाँ पर भी इलाज की व्यवस्था? आयुष्मान भारत भारत सरकार की योजना है, बिहार फिर सिड्डी है आयुष्मान योजना का भी लाभ उठाने में। तो बिहार में चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था हो कि यहीं पर सब लोगों की चिकित्सा हो। बिहार को इस तरह विकसित किया जाए, सिर्फ झूठे वादे करके नहीं, सचमुच में धरातल पर उतार कर, कि यहाँ का किसान खुशहाल हो, यहाँ का मजदूर खुशहाल हो। किसानी में जानते हैं आप,
कि बिहार का किसान देश के सबसे गरीब किसानों में बिहार के किसानों की गिनती होती है। तो हर क्षेत्र में बिहार जो पिछड़ा है, हर क्षेत्र में बिहार को आगे ले जाने की ज़रूरत है और बिहार को एक बार फिर उसी शीर्ष पर, उसी ऊंचाई पर पहुंचाना है हमको जो कभी पाटलिपुत्र की धरती से संदेश जाता था, न केवल देश को बल्कि दुनिया को एक बार फिर बिहार को उसी गौरव के स्थान पर ले। 15 साल बनाम 15 साल ये लोगों ने देखा। अब थर्ड फ्रंट के साथ लोगों को ये उम्मीद जगी है कि वो कोई जेपी जैसे व्यक्तित्व को, जेपी जैसे लोगों की छवि के साथ कोई एक तीसरा मोर्चा सबल और सफल होकर के बिहार की राजनीति में उभरे। आप इस जरूरतों को कहाँ तक पूरा कर सकेंगे और कैसे? देखिए, जयप्रकाश नारायण तो एक महान व्यक्तित्व थे। मैं गुस्ताखी भी नहीं करूँगा दूर दूर तक उनसे अपनी तुलना करके, लेकिन मेरी उम्र आज 83 साल हो गई। 83 साल की उम्र में अगर मैं बिहार में आया हूँ, बिहार की धरती पर, और ये सोच कर आया हूँ कि इस माटी का कर्ज हमको उतारना है, तो दिल में कुछ न कुछ दर्द होगा, कोई न कोई कसक होगी जिसके चलते मैं आया हूँ। शायद बाबू कुंवर सिंह ने भी ऐसे ही महसूस किया होगा जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठाई। अब तो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन देसी अंग्रेज़ हम लोगों का उसी तरह शोषण कर रहे हैं। लेकिन हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकारें कैसे बदलती हैं? चुनाव के माध्यम से बदलती हैं। यही प्रजातंत्र का तकाजा है। बिहार का चुनाव आने वाला है। सरकार आज के दिन बिहार के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। उस सरकार को नहीं हटाएंगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उस सरकार को हटाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। एक नए विकल्प को देना पड़ेगा तो नया विकल्प देंगे। चुनाव में उतरना पड़ेगा तो चुनाव में उतारेंगे अपने साथियों को, और जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे ताकि एक ऐसी अच्छी सरकार बिहार में बने जो सचमुच में केवल जुमले नहीं गढ़े, वादे नहीं करे, बोली नहीं लगाए 1,25,000 करोड़ का, बल्कि बिहार को सचमुच में आगे ले जाए। सर, अंत में एक चीज़ और, एक आशावादी आदमी हैं आप, और सबसे बड़ी बात एक और भी थी कि बांका के या दुमका के गेस्ट हाउस में एक चीफ मिनिस्टर का आपके साथ एक बातचीत हुई थी और आप उस समय में डीसी थे वहाँ पे। तो वो उदाहरण अभी भी कभी कभी लोगों के बीच में ये आ जाता है कि मैं चीफ मिनिस्टर हो सकता हूँ, आप आईएएस नहीं हो सकते। ऐसा कुछ उदाहरण था, उस पर थोड़ी टिप्पणी। नहीं, उस समय मैं दुमका में डिप्टी कमिश्नर था और पुराना संथाल परगना जो आज 6 जिले बन गए ना, उस समय एक ही जिला था पूरा संथाल परगना। तो वहाँ पर पोस्टिंग हो गई हमारी डिप्टी कमिश्नर के रूप में। मैं बिहार में 67 अब किसी को याद नहीं होगा क्योंकि कितने साल पुरानी बात हो गई, 53 साल पुराना, आधा सेंचुरी से ज़्यादा हो गया। बहुत भयानक उस समय अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष था बिहार में। तो मैं लगातार दिन रात कोशिश कर रहा था कि कोई भूखे नहीं मरे, सब लोगों तक अनाज पहुँचे। फ्री किचन जेपी की बिहार रिलीफ कमेटी चला रही थी, हम लोग इस सरकार की तरफ से चला रहे थे, अनाज पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया बाबू हमारे ज़िले में आए। अब वो नहीं होना चाहिए था जो हो गया दुर्भाग्य से, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने पब्लिकली उस बात को कहा, मैंने भी पब्लिकली अपनी बात कही और मैंने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार करना ठीक नहीं है आपका मेरे साथ। उसी पर उन्होंने कुछ और बात कही तो मैंने उसके जवाब में उनसे कहा था कि मैं नौकरी तो बहुत कर लूँगा, बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, लेकिन आईएएस नहीं बन सकते हैं मेरी तरह। नौजवान था, इमोशंस के प्रवाह में बह गया, नहीं करना चाहिए था शायद इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री से, लेकिन निकल गई बात और एक कहानी बन गई, लेकिन मेरे जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद सर।